हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम करें लास्ट मिनट प्रेपरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दिस इज़ द पार्ट 10th ऑफ द वीडियो। ऑलरेडी इस पे 9 पार्ट्स पहले बन चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे देन डू वॉच दैट पार्ट्स ऑल्सो, बिकॉज इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं वो 10 वीडियोज़ में मैंने डाले हुए हैं। एंड इन वीडियोज़ के अलावा अभी मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे वीडियोज़ बनाऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कोप। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो डैट जब भी नई वीडियो आती है आपको उसी टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लास्ट मिनट आपकी क्विक रिवीजन हो रही है, देन सपोर्ट करो अपनी इस चैनल को। सपोर्ट कैसे करनी है, जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर कर दो। एंड अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दिया करो एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करा करो। चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट फ्रॉम दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉइंटर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स होती हैं डोनेशंस की। वो देखते हैं। फर्स्ट इज अ होमोलोगस। होमोलोगस का क्या मतलब है? इट इज़ अ रैंडम कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय ब्लंटियर डोनर। ठीक है, कि कोई सेकंड पर्सन आपको ब्लड दे रहा है। होमोलोगस क्यों बोला? बिकॉज इट इज़ द सेम स्पीसीज। ठीक है, डोनर रिसिपिएंट को ब्लड दे रहा है तो वो हो गया होमोलोगस। नेक्स्ट है ऑटोलोगस। ऑटोलोगस क्या है? इट इज डोनेशन ऑफ पेशेंट ऑन ब्लड बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन। ऑटोलोगस डोनेशन क्या होगा कि आपका ब्लड ही होगा एंड आप ही रिसिपिएंट होंगे। ठीक है, लाइक कि आपकी सर्जरी शेड्यूल हुई है एंड थोड़े दिन पहले आके आप अपना ब्लड डोनेट कर गए एंड अगर जरूरत होगी देन आपका ब्लड आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द ब्लड साल्वेज। व्हाट इज द ब्लड साल्वेज? इसमें क्या होगा कि पेशेंट का ब्लड होगा वो सक्शन करा जाएगा फ्रॉम दी क्लोज बॉडी कैविटी। ठीक है, लाइक ऑपरेटिव साइट से ले लिया जाएगा, जब ट्रॉमा साइट से हमने ब्लड को ले लिया। उसके बाद क्या होगा? इनटू दिस सेल सेवर मशीन में जाएगा, प्रोसेस होगा एंड पेशेंट को बैक ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा। पेशेंट की ऑपरेटिव साइट ट्रॉमा साइट से ब्लड लिया जाएगा, उसको सक्शन करा जाएगा मीन्स के ब्लड को, देन उसको फिल्टर करके वॉश करके पेशेंट को ही ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा। दैट इज द ब्लड साल्वेज। इट इज अ टिपिकली टाइप ऑफ द ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये हो गए 3 टाइप्स, होमोलोगस, ऑटोलोगस एंड ब्लड साल्वेज। नेक्स्ट अब पॉइंटर्स आएंगे रिलेटेड टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर। ठीक है, जो कि मोस्टली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एडमिनिस्टर स्लोली फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स टू डिटेक्ट द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होनी होगी, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, देन वो फर्स्ट 15-20 मिनट में हो जाती है। दिस इज द रीजन कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल एंड उस टाइम में आपको स्लोली ब्लड एडमिनिस्टर करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है। नेक्स्ट इज द नर्स शुड स्टे एट अ बेड साइड फॉर 15 to 30 मिनट। यही रीजन है कि ब्लड एक तो स्लोली आप ट्रांसफ्यूज करो एंड सेकेंडली नर्स शुड एट द बेड साइड, डैट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसी टाइम पे उसको स्टॉप कर दिया जाए प्रोसीजर को। द एडवर्स रिएक्शन यूजली अकर ड्यूरिंग अ फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज sodium chloride 0.9% is a standard isotonic solution used following the BT। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर आपने कोई फ्लूइड देना है तो कौन सा होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड आइसोटोनिक है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हम कभी भी डेक्सट्रोज नहीं देंगे पेशेंट को। अगर डेक्सट्रोज दोगे तो क्या होगा? क्लम्पिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ द हीमोलाइसिस। what is the standard solution after the blood transfusion? That is the sodium chloride isotonic solution 0.9%। नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया कि डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस हम कभी भी नहीं देते हैं फॉलोइंग द बीटी बिकॉज दिस कैन लीड्स टू द क्लम्पिंग एंड हीमोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज the 1 unit of whole blood consists of 450 ml of the blood collected into 60 to 70 ml of the preservative or the anticoagulant। ठीक है, 1 unit of blood में होता है 450 ml blood एंड उसमें 60 to 70 ml होता है एंटीकोगुलेंट। ठीक है, ओके, ये पॉइंटर्स हो गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। आगे हम देखते हैं पोजिशनिंग के रिलेटेड। ठीक है, पेशेंट पोजिशनिंग पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एनजी ट्यूब इंसर्शन एंड फीडिंग से। जब एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर होगा तो आपने पेशेंट को पोजीशन देनी है हाई फॉलोअर्स पोजीशन। क्यों देनी है हाई फॉलोअर पोजीशन? बिकॉज इससे क्या होगा? ट्रेकिया क्लोज हो जाएगा एंड ईसोफेगस ओपन हो जाएगा एंड इंसर्शन ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है एनजी फीडिंग के टाइम पे। एनजी फीडिंग के टाइम पे आपने देनी है पोजीशन सेमी फॉलोअर।
ठीक है। सो नेक्स्ट है एनीमा के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन आपने कौन सी पोजीशन देनी होती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है, और सेम्स पोजीशन। सो क्यों देनी होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बिकॉज इन दिस पोजीशन जो अनीमा होगा वो फ्लो करेगा अलॉन्ग विद द ग्रेविटी इन द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ द कॉलम, ठीक है। सो लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज द रिकमेंडेड फॉर अनीमा एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट पॉइंटर इज इन केस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी एंड इन केस ऑफ क्रेनियोटमी आपने पेशेंट का हेड एंड एलिवेट करना होता है 30 to 45 डिग्री, सो डेट टू प्रमोट द वेनस ड्रेनेज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आपने पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखना होता है अलॉन्ग विद द एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रेमिटी, ठीक है, इन केस ऑफ डीवीटी। सो नेक्स्ट इज इन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, जिसमें रिफ्लक्स होता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स का, उसमें आपने पेशेंट को पोजीशन देनी होती है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। सो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन से क्या होगा, रिफ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, वो नहीं होगा। सो दिस इज द रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, इसमें हेड एंड एलिवेट होता है, फुट एंड थोड़ा लोअर साइड पे जाता है। सो इससे क्या होगा, रिफ्लक्स नहीं होएगा कंटेंट का टू द अपर साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सीओपीडी वाले पेशेंट में आपने कौन सी पोजीशन प्रेफर करनी होती है, ऑर्थोपेनिक और ट्राइपॉड पोजीशन, ठीक है, इसको ट्राइपॉड भी बोलते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन को। सो हियर इज द इमेज ऑफ ऑर्थोपेनिक पोजीशन। सो पेशेंट बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में होता है एंड सामने उसके एक टेबल होता है, टेबल पे पिल्लो होते हैं एंड उसने ऐसे रेस्ट करना होता है उन पिल्लोज के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, सो इसमें हाइपर टेंशन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन होती है। सो इसमें आपने करना होता है एलिवेट हेड एंड ऑफ द बेड टू द हाई फॉलर पोजीशन, ठीक है, हाई फॉलर पोजीशन आपने देनी होती है इन केस ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सो आगे है हेमरेजिक स्ट्रोक, इन केस ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक हेड ऑफ द बेड इज यूजली एलिवेटेड टू 30 डिग्री टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड टू फैसिलिटेट द वेनस ड्रेनेज, ठीक है। बट इन केस ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होती है पोजीशन, हेड ऑफ द बेड इज यूजली केप्ट फ्लैट एंड यू हैव टू मेंटेन द पेशेंट हेड इन अ मिड लाइन इन अ न्यूट्रल पोजीशन सो दैट टू फैसिलिटेट द वेनस ड्रेनेज फ्रॉम द हेड, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपने अवॉइड करनी होती है एक्सट्रीम हिप एंड नेक फ्लेक्शन, ठीक है। अगर हिप फ्लेक्शन ज़्यादा होएगी तो क्या होएगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड अगर नेक फ्लेक्शन होएगी पेशेंट की तो क्या होगा, जो वेनस ड्रेनेज होगा ब्रेन से वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली एंड उससे क्या होगा, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। सो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं बिकॉज इससे आईसीपी इंक्रीज हो सकता है पेशेंट का। ओके, सो इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंटर्स। सो नेक्स्ट पॉइंटर्स आर फ्रॉम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। सो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का फर्स्ट पॉइंटर है विद द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इफ चेस्ट ट्यूब डिस्कनेक्ट एक्सीडेंटली, ठीक है, अगर चेस्ट ट्यूब डिस्कनेक्शन हो गया देन इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा। सो इनिशियल नर्सिंग एक्शन इज प्लेस द ट्यूब इन बॉटल ऑफ द स्ट्राइल वाटर, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज द इन वाटर सील चैम्बर if there is excessive bubbling then that will indicate the air leakage in a chest tube system, but in case of suction control chamber अगर bubbling हो रही है then that will indicate suction, ठीक है, and that doesn't indicate the air is escaping in from the प्लूरल स्पेस, ठीक है। सो याद रखना वाटर सील ड्रेनेज में अगर एक्सेसिव बबलिंग हो रही है तो डेट इंडिकेट द एयर लीकेज इन अ चेस्ट ट्यूब सिस्टम, बट अगर सक्शन कंट्रोल चैम्बर में बबलिंग हो रही है देन दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द सक्शन, उसका मतलब ये नहीं है कि एयर एस्केप हो रही है फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। सो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सो डैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड इसके अलावा वो बचे हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मूलाज, वो आप एक बार देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। एंड इसके अलावा अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे कल से एंड उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करना है। एंड आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन पॉइंटर्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हैं देन फॉर माय मोटिवेशन वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने नर्सिंग सर्कल में एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करा करो। ओके, सो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। सो कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कोप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।